कक्षा 8वीं सामान्य विज्ञान पाठ क्रमांक 11 मानव शरीर और अंग संस्थान। परिचय। थोड़ा याद करो। 1. अंग और अंग संस्थान किससे बने होते हैं? उत्तर: अंग ऊतकों से बने होते हैं। अंग संस्थान उन अंगों से बने होते हैं जो समान प्रकार के कार्य कर रहे होते हैं। 2. मानव शरीर में कौन कौन से अंग संस्थान हैं? उत्तर: श्वसन संस्थान, पाचन तंत्र, उत्सर्जन संस्थान, प्रजनन संस्थान, संचार संस्थान, तंत्रिका तंत्र, कंकाल संस्थान, पेशी संस्थान आदि। पिछली कक्षा में तुमने सजीवों की कुछ विशेषताएं और लक्षणों का अध्ययन किया है। सजीवों के लक्षणों को प्रमुख रूप से करने वाले सभी जीवन आवश्यक प्रक्रियाओं को जीवन प्रक्रिया यानी लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। बताओ तो। 1. हम जब गहरी नींद में होते हैं तब हमारे शरीर में कौन से कार्य चल रहे होते हैं? उत्तर: श्वसन, परिसंचरण, पाचन आदि। 2. हमारे शरीर में कौन कौन सी जीवन प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं? उत्तर: श्वसन, परिसंचरण और तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण। हमारे शरीर में जीवन प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने के लिए कई इंद्रियां सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। इन जीवन प्रक्रियाओं के भिन्न भिन्न सोपान होते हैं। विशिष्ट सोपानों पर विशिष्ट अंगकों द्वारा सुचारू रूप से कार्य होते रहता है। निश्चित कार्य सामूहिक रूप से करने वाले अंग समूह को अंग संस्थान कहते हैं। हमारे शरीर में पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान, रक्त परिवहन संस्थान, तंत्रिका संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, प्रजनन संस्थान, अस्थि संस्थान, पेशीय संस्थान ऐसे कई अंग संस्थान कार्यरत तंत्र हैं। श्वसन। थोड़ा याद करो। प्राणियों के शरीर में श्वासोच्छ्वास का कार्य कौन कौन से अंग करते हैं? उत्तर: 1. स्तनधारियों के मामले में नाक, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वासनली, ब्रोंचियोल्स, फेफड़े और एल्वियोली ऐसे अंग हैं जो सांस लेने का कार्य करते हैं। पर्दे और पसलियों को जोड़ने वाली मांसपेशियां सांस लेने की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे अंग स्तनधारियों में मौजूद होते हैं। 2. जलीय जंतुओं के मामले में पानी से घुलने वाले ऑक्सीजन लेने के लिए गलफड़े होते हैं। 3. पक्षी और सरीसृप भी फेफड़े से सांस लेते हैं। पक्षियों में फेफड़े हवा की थैली से जुड़े होते हैं। 4. उभयचर जमीन पर रहने के दौरान फेफड़ों से और पानी में रहने पर त्वचा से सांस ले सकते हैं। 5. विभिन्न प्रकार के गैर कॉर्डेट विभिन्न श्वसन अंगों जैसे श्वासरंध्र, श्वासनली, पुस्तक फेफड़े आदि से सांस लेते हैं। 6. बहुत आदिम जानवर प्रसार द्वारा कोशिका झिल्ली के माध्यम से सांस लेते हैं। मानव शरीर की सभी जीवन प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलने के लिए ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ऊर्जा निर्मित कोशिका में होती है, जिसके लिए कोशिका को घुलनशील अन्न घटक एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी पड़ती है। ये कार्य श्वसन संस्थान तथा रक्त परिवहन संस्थान द्वारा किया जाता है। श्वसन की प्रक्रिया आगे दिए 3 चरणों में होती है। थोड़ा सोचो। अमीबा, केंचुआ, तिलचट्टा, वनस्पति, विविध जलचर प्राणी, पक्षी किसकी सहायता से श्वसन करते हैं? इसकी सारणी बताओ। उत्तर: अमीबा पानी के माध्यम से प्रसार, श्वसन अंग शरीर झिल्ली के माध्यम से। केंचुआ मिट्टी के माध्यम से प्रसार। श्वसन अंग केंचुए के कोई विशेष श्वसन अंग नहीं होते हैं। नम त्वचा और कोशिकाओं के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। तिलचट्टा श्वसन की विधि हवा के माध्यम से अवशोषण। श्वसन अंग कई शाखाओं वाली नलियां होती हैं जो छिद्रों से शुरू होती हैं, जिन्हें श्वासरंध्र कहा जाता है। कॉकरोच की सतह पर श्वासरंध्र मौजूद होते हैं। तिलचट्टे के शरीर में श्वासरंध्रों द्वारा हवा प्रवेश करती है। वायु श्वासनली में गुजरती है और श्वासनली में और अंत में शरीर के ऊतकों तक चली जाती है। वनस्पति श्वसन की विधि जलचर जलीय पौधे, स्थलीय जमीनी पौधे। जंतुओं की तुलना में पौधों की जड़ें, तना
और पत्तियां बहुत कम दर से श्वसन करती हैं। श्वसन अंग पौधों की जड़ें, तने और पत्तियां अलग अलग श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान करती हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र या रंध्र होते हैं। गैसों का आदान प्रदान इन रंध्रों तथा वातरंध्रों, तने में उपस्थित, द्वारा होता है। रंध्र के माध्यम से ली गई ऑक्सीजन का उपयोग पत्तियों की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ने के लिए किया जाता है। जीव विविध जलचर प्राणी श्वसन की विधि जल द्वारा अवशोषण, केवल घुलित ऑक्सीजन ग्रहण कर सकता है। श्वसन अंग गलफड़े पानी में घुली ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। पक्षी श्वसन की विधि स्थलीय श्वसन, श्वसन अंग फेफड़े और वायु थैली फेफड़ों से जुड़ी होती है। वायुकोप उत्प्लावकता भी देते हैं। विचार करो, ईंधन के ज्वलन से ऊष्मा के साथ साथ ध्वनि और प्रकाश निर्मित होता है। इसी प्रकार कोशिका में अन्य घटकों का ज्वलन होते समय ध्वनि और प्रकाश की निर्मित होती होगी क्या? उत्तर, कोशिका में होने वाले ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ध्वनि और प्रकाश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ये बहुत धीमी ऑक्सीकरण है जिसमें ईंधन के जलने के मामले में बड़ी मात्रा में ऊर्जा शामिल नहीं होती है। बहिश्वसन या बाह्य श्वसन। अ. निश्वास नाक के द्वारा हवा अंदर ली जाती है, जहां से वो श्वसन नलिका द्वारा दोनों फेफड़ों में जाती है। ब. उच्छ्वास यानी श्वास छोड़ना। फेफड़ों में ली हुई हवा की ऑक्सीजन रक्त में जाती है। रक्त शरीर का CO2 फेफड़ों में पहुंचाता है और वो हवा उच्छ्वास द्वारा बाहर फेंकी जाती है। फेफड़ों के माध्यम से होने वाले इन दोनों क्रियाओं को एकत्रित रूप से बहिश्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन शरीर की सभी कोशिकाओं और रक्त में होने वाले गैसों के आदान प्रदान को अंतःश्वसन कहते हैं। रक्त से O2 कोशिकाओं में जाता है तथा कोशिकाओं से CO2 रक्त में आता है। कोशिका श्वसन ऑक्सीजन के कारण कोशिका में ग्लूकोज जैसे घुलनशील घटक का मंद ज्वलन होकर ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। उसी प्रकार CO2 और जलवाष्प ये निरुपयोगी पदार्थ तैयार होते हैं। इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। निम्न समीकरण की सहायता से कोशिकीय श्वसन को सारांश रूप में स्पष्ट किया जाता है। C6H12O6 जोड़ 6O2 देता है 6CO2 अधिक 6H2O अधिक ऊर्जा 38 ATP। थोड़ा सोचो, अमीबा, केंचुआ, तिलचट्टा, वनस्पति, विविध जलचर प्राणी, पक्षी किसकी सहायता से श्वसन करते हैं? इसकी सारणी बनाओ। विचार करो, ईंधन के ज्वलन से ऊष्मा के साथ साथ ध्वनि और प्रकाश निर्मित होता है। इसी प्रकार कोशिका में अन्य घटकों का ज्वलन होते समय ध्वनि और प्रकाश की निर्मित होती होगी क्या? श्वसन संस्थान रेस्पिरेटरी सिस्टम। बताओ तो। 1. श्वसन संस्थान में कौन कौन से अंगकों का समावेश होता है? उत्तर, नाक, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वासनली या वायुनली, फेफड़ों से युक्त एल्वियोली श्वसन तंत्र के अंग हैं। वायु शरीर में नासिका से भी आती है और मुख से भी। 2. खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? उत्तर, मौखिक मार्ग के साथ साथ अनुनासिक मार्ग दोनों ग्रसनी में खुलते हैं। इस क्षेत्र से ग्रास नली, भोजन नली के साथ साथ श्वास नली यानी वायु नली शुरू होती है। इन दोनों नलिकाओं के आरंभ में एक प्रालंब होता है जिसे कंठच्छद कहते हैं। जब हम भोजन निगल रहे होते हैं तो भोजन का निवाला ग्रास नली में चला जाता है। उस समय कंठच्छद श्वास नली को ढक लेता है, इसलिए भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। बाकी समय श्वास नली का मार्ग खुला रहता है। यदि हम भोजन करते समय बात करते हैं तो कंठच्छद हिल सकता है और भोजन को श्वास नली में धकेलकर खोल सकता है। ऐसी स्थिति में हम तुरंत और अनैच्छिक रूप से खाने के कणों को बाहर निकालने के लिए खांसने लगते हैं। 1. नाक, नोज।
श्वसन प्रक्रिया की और श्वसन संस्थान की शुरुआत नाक से ही होती है। नाक में स्थित बालों के और चिपचिपे पदार्थ की सहायता से हवा छन कर अंदर ली जाती है। 2. ग्रसनी यानी फेरिंक्स। ग्रसनी से आहार नाल तथा श्वसन नलिका की शुरुआत होती है। श्वसन नलिका आहार नाल के आगे होती है। श्वसन नलिका के ऊपरी भाग में एक ढक्कन होता है। आहार नाल में भोजन के कण जाते समय इस ढक्कन के कारण श्वसन नलिका ढक दी जाती है, जिससे श्वसन नलिका में भोजन के कण प्रवेश नहीं करते। अन्य समय में श्वसन नलिका खुली होती है, जिससे हवा ग्रसनी से होकर श्वसन नलिका में जाती है। 3. श्वसन नलिका ट्रैकिया। श्वसन नलिका का शुरुआती हिस्सा स्वरयंत्र के कारण फूला हुआ होता है। वक्ष में श्वसन नलिका 2 शाखाओं में विभाजित होती है। एक शाखा दाएं फेफड़े की ओर और दूसरी बाएं फेफड़े की ओर जाती है। 4. फेफड़े लंग्स। वक्ष की गुहा में हृदय के दाएं और बाएं भाग में एक एक फेफड़ा होता है। वक्ष की गुहा का बहुत सा हिस्सा फेफड़ों से घिरा होने के कारण हृदय का पृष्ठभाग उसके द्वारा ढक जाता है। प्रत्येक फेफड़े पर द्विस्तरीय आवरण होता है, जिसे फुफ्फुसावरण प्लोरा कहते हैं। फेफड़े स्पंज की भांति प्रत्यास्थ होते हैं। फेफड़े छोटे छोटे कुप्पियों से बने होते हैं, जिन्हें वायुकोश कहते हैं। वायुकोश के चारों ओर केशवाहिनियों का घना जाल होता है। वायुकोश का आवरण काफी झिरझिरा होता है। उसी प्रकार केशवाहिनियों का आवरण बहुत पतला होता है। इस पतले आवरण से गैसों की आदान प्रदान आसानी से हो सकती है। फेफड़ों में स्थित असंख्य वायुकोशों के कारण गैसों के आदान प्रदान हेतु बहुत विस्तृत पृष्ठभाग उपलब्ध होता है। फेफड़ों में होने वाला गैसों का आदान प्रदान। फेफड़ों के वायुकोशों के चारों ओर रक्त प्रवाहित होते समय गैसों का निरंतर आदान प्रदान होते रहता है। रक्त की लाल कोशिकाओं आरबीसी में हीमोग्लोबिन ये लोहयुक्त प्रथिन होता है। वायुकोशों में आने वाली हवा की ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा अवशोषित की जाती है। उसी समय CO2 और जलवाष्प रक्त से वायुकोश में जाते हैं और वहां की हवा में घुल जाते हैं। ऑक्सीजन रक्त द्वारा लिया जाता है। CO2 तथा जलवाष्प रक्त से बाहर निकाले जाते हैं और उच्छ्वास द्वारा बाहर छोड़ दिए जाते हैं। 5. श्वास पटल, मध्य पटल, डायाफ्राम। पसलियों से बने छाती के पिंजड़े के निचले भाग में पेशियों से बना एक पर्दा होता है। इसे श्वास पटल कहते हैं। श्वास पटल ये उदर, गुहा और वक्षगृहा के मध्य स्थित होता है। पसलियों का थोड़ा ऊपर उठना और श्वास पटल का नीचे जाना, ये दोनों क्रियाएं एक साथ होने से फेफड़ों पर का दाब कम हो जाता है, जिससे बाहर की हवा नाक द्वारा फेफड़ों में जाती है। पसलियां अपने मूल स्थान पर आने से और श्वसन पटल फिर से ऊपर उठाए जाने से फेफड़ों पर दाब पड़ता है। उनमें स्थित हवा नाक से होकर बाहर ढकेली जाती है। श्वास पटल का निरंतर ऊपर और नीचे होने की हलचल श्वासोच्छ्वास की क्रिया के लिए आवश्यक होती है। निरीक्षण करो तथा चर्चा करो। श्वसन क्रिया होते समय छाती के पिंजड़े के निचले भाग में होने वाली हलचल का निरीक्षण करो और चर्चा करो। उत्तर: वक्ष पिंजड़े के आधार पर एक पेशीय विभाजन मौजूद होता है। इस विभाजन को पर्दा यानी डायाफ्राम कहा जाता है। ये वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच मौजूद होता है। साथ ही पसलियों का ऊपर उठना और पर्दे का नीचे होना फेफड़ों पर दबाव कम करने का कारण बनता है। इसलिए हवा नाक से फेफड़ों में जाती है। जब पसलियां अपनी मूल स्थिति में लौट आती हैं और पर्दा ऊपर उठ जाता है तो फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है। इससे हवा नाक से फेफड़ों में चली जाती है। सांस लेने के लिए डायफ्राम की लगातार ऊपर और नीचे की ओर गति जरूरी है। रक्त परिसंचरण संस्थान, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। थोड़ा याद करो। 1. रक्त परिसंचरण अर्थात क्या है? उत्तर: रक्त के माध्यम से शरीर के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अवशोषित या संश्लेषित गैसों या पदार्थों के परिवहन को रक्त परिसंचरण कहा जाता है। 2. रक्त परिसंचरण संस्थान में कौन कौन से अंगकों का समावेश होता है? उत्तर: रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय, धमनियां, नसें, रक्त कोशिकाएं एवं कणिकाएं आदि मौजूद होती हैं।
इनमें से हृदय और रक्त वाहिकाओं को अंग माना जा सकता है। शरीर के विभिन्न अंगों में पानी, संप्रेरक, ऑक्सीजन, घुलनशील अन्न घटक, वर्ज्य पदार्थ जैसे विभिन्न पदार्थों का वहन रक्त परिसंचरण संस्थान करता है। मनुष्य और उच्च वर्ग के प्राणियों में रक्त परिसंचरण के लिए स्वतंत्र संस्थान होता है। रक्त परिसंचरण संस्थान में हृदय, रक्तवाहिनियां और केशवाहिनियों का समावेश होता है। हृदय, संरचना और कार्य। छाती के पिंजड़े के लगभग मध्य भाग में हृदय होता है। वो पसलियों के पीछे दोनों फेफड़ों के बीच और उसके बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ होता है। हमारे हृदय का आकार हमारी मुट्ठी के बराबर होता है और वजन लगभग 360 ग्राम होता है। हमारे हृदय के चारों ओर द्विस्तरीय हृदयावरण होता है। हृदयावरण के इन दो स्तरों में एक द्रवरूप पदार्थ होता है जिससे घर्षण से तथा धक्कों से हृदय का संरक्षण होता है। मानवीय हृदय ये एक स्नायुमय मांसल अवयव है। हृदय इस हृदय पेशी से बना होता है। हृदय की पेशियां अनैच्छिक होती हैं। उनका संकुचन एवं शिथिलन एक निश्चित ताल में होता है। इसी को हृदय का स्पंदन कहते हैं। हृदय के आंतरिक ऊर्ध्वा पर्दे के कारण दायां और बायां ऐसे दो भाग हो जाते हैं। इन दोनों भागों के पुनः दो दो कक्ष होते हैं। इस प्रकार हृदय के 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी कक्षों को अलिंद तथा निचले कक्षों को निलय कहते हैं। रक्तवाहिनियां, संरचना एवं कार्य। हृदय का निरंतर स्पंदन चलता रहता है जिससे रक्तवाहिनियों में भी निरंतर रक्त प्रवाहित होते रहता है। रक्तवाहिनियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। 1 धमनी, 2 शिरा। धमनी हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को धमनियां कहते हैं। फुफ्फुस धमनी को छोड़कर अन्य सभी धमनियों से ऑक्सीकृत रक्त यानी शुद्ध रक्त प्रवाहित किया जाता है। धमनियां शरीर में गहराई तक स्थित होती हैं और इसकी भित्ति मोटी होती है। इनकी गुहाओं में कपाट नहीं पाए जाते। शिरा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय की ओर लाने वाली रक्तवाहिनियों को शिराएं कहते हैं। फुफ्फुस शिराओं को छोड़कर अन्य सभी शिराओं में से अनाक्सीकृत रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त प्रवाहित किया जाता है। सामान्यतः शिराएं त्वचा की सतह के पास स्थित होती हैं। इसकी भित्ति पतली होती है। उसी प्रकार इनके गुहाओं में जाते हैं। ऐसा हुआ था। ईस्वी सन 1628 में विलियम हार्वे इस ब्रिटिश डॉक्टर ने शरीर में रक्त परिसंचरण क्रिया किस प्रकार होती है उसका वर्णन किया था। हमारा हृदय अर्थात एक पेशीयुक्त पंप है। इस पंप द्वारा हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण होता है, ऐसा सिद्धांत रखा। रक्तवाहिनियों में स्थित कपाटों का कार्य किस प्रकार चलता है, इसकी खोज हार्वे इन्होंने की। विचार करो, शिराओं में कपाट किस लिए होते हैं? कपाट नहीं होते तो क्या होता? उत्तर, वाल्व रक्त परिसंचरण के दौरान रक्त के प्रतिवाह को रोकते हैं, इसलिए शिराओं में कपाट होते हैं। धमनियों में रक्त बहुत अधिक दबाव के साथ बहता है क्योंकि हृदय 120 दाब के साथ धमनियों में रक्त को धकेलता है। बहता हुआ रक्त धमनियों की कपाट पर दबाव डालता है। इस दाब को बनाए रखने के लिए धमनियों की कपाट मोटे होती हैं। केशवाहिनी, केशिकाएं, कैपिलरीज। शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर धमनियां अधिक महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। उनका व्यास छोटा छोटा होकर वे बालों जैसी पतली दिखाई देती हैं। उन्हें केशिका कहते हैं। केशिका काफी महीन और पतली भित्ति वाली नलिकाएं हैं। केशिकाओं की भित्ति पतली होने के कारण केशिका और कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से होता है। इस आदान प्रदान में रक्त की ऑक्सीजन, अन्न घटक, संप्रेरक और जीवन सत्व कोशिकाओं में घुल जाते हैं। उसी समय कोशिका के वर्ज्य पदार्थ रक्त में आते हैं। केशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर अधिक व्यास वाली वाहिनियां बनाती हैं, जिन्हें हम शिरा कहते हैं। प्रत्येक अंगों में केशवाहिनियों का जाल सा फैला होता है। क्या तुम जानते हो, सामान्यतः
निरोगी मनुष्य के हृदय के प्रति मिनट 72 स्पंदन होते हैं। व्यायाम करने या काम करने से उसी प्रकार मन में निर्माण होने वाली भावनाओं के कारण हृदय के स्पंदन बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार ऐसा दिखाई दिया है कि मनुष्य आराम करते समय या सोते समय स्पंदन कम हो जाते हैं। छोटे बालकों में हृदय के स्पंदनों की संख्या अधिक होती है। हृदय का स्पंदन होते समय 2 प्रकार की आवाजें आती हैं, जिसमें से एक आवाज का वर्णन लब तथा दूसरे आवाज का वर्णन डब ऐसा करते हैं। हृदय प्रत्येक स्पंदन में 75 मिलीलीटर रक्त आगे ढकेलता है। हृदय में परिसंचरण, हृदय का कार्य। हृदय द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की ओर रक्त पहुंचाने की और वहां से पुनः हृदय की ओर लाने की क्रिया को रक्त परिसंचरण कहते हैं। रक्त निरंतर प्रवाहित होते रहने के लिए हृदय का एकांतरित रूप से संकुचन एवं शिथिलन का कार्य निरंतर चलता रहता है। हृदय का लगातार एक संकुचन और एक शिथिलन मिलकर हृदय का एक स्पंदन होता है। करो और देखो। सामग्री: बारीक छिद्र वाली 2 फुट लंबी रबर की नली, घड़ी, कीप। 1. रबर के नली के एक सिरे पर कीप जोड़ो। 2. कीप का खुला भाग अपने वक्ष की बाईं ओर रखो। 3. नली का दूसरा सिरा हृदय की आवाज सुनने के लिए कान के पास रखो। 4. घड़ी की सहायता से 1 मिनट में होने वाले हृदय के स्पंदन को नोट करो। विचार करो। नाड़ी का स्पंदन। हृदय के स्पंदन और हाथ की नाड़ी के स्पंदन, इनके बीच सहसंबंध खोजो। उत्तर: हृदय के स्पंदन लयबद्ध संकुचन और हृदय की शिथिलता है। प्रति मिनट संपदन की संख्या को हृदय गति कहते हैं। नाड़ी गति भी हृदय के स्पंदन के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। हृदय के सिकुड़ने से धमनियों में बहते रक्त पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए नाड़ी लेना हृदय गति का सीधा माप है। हालांकि हृदय गति और नाड़ी की दर तकनीकी रूप से भिन्न होती है, क्योंकि हृदय गति संकुचन या हृदय के स्पंदन की दर को मापती है, जबकि नाड़ी की दर स्पर्शनीय रक्तचाप की दर को मापती है, जो पूरे शरीर में बढ़ती रहती है। अस्वास्थ्यकर व्यक्ति या अत्यधिक व्यायाम के दौरान हृदय के स्पंदन और नाड़ी की दर मेल नहीं खा सकती है। बताओ तो। 1. कान के पीछे या पैरों की एड़ियों के ऊपरी भाग में भी स्पंदन महसूस किए जाते हैं। ये स्पंदन किसके कारण होते हैं? उत्तर: जब रक्त धमनी से बहता है तो वे कुछ हद तक फैलते हैं। इन रक्त वाहिकाओं में बहता हुआ रक्त एक स्पंदन उत्पन्न करता है, जिसे हमारे शरीर के विभिन्न भागों में अनुभव किया जा सकता है। 2. उंगली कटने पर या कहीं भी जख्म होने पर क्या बहता है? उत्तर: चोट लगने पर खून का बहाव होता है। इसे रक्तस्राव के रूप में भी जाना जाता है। रक्त, ब्लड। रक्त ये लाल रंग का प्रवाही पदार्थ है। रक्त ये तरल संयोजी ऊतक है। ऑक्सीकृत रक्त का रंग गहरा लाल होता है और स्वाद नमकीन होता है तथा पीएच मान 7.4 होता है। रक्त 2 प्रमुख घटकों से बनता है: रक्तद्रव, प्लाज्मा। रक्तद्रव हल्के पीले रंग का पारदर्शक क्षारीय गुणधर्म वाला द्रव है। इसमें करीब 90 से 92% पानी, 6 से 8% प्रथिन, 1 से 2% अकार्बनिक घटक एवं अन्य घटक होते हैं। एल्ब्यूमिन पूरे शरीर में पानी विभाजित करने का कार्य करता है। ग्लोब्युलिन्स संरक्षण का कार्य करते हैं। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त जमने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। अकार्बनिक आयन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ये तंत्रिका और पेशिकारियों पर नियंत्रण रखते हैं। रक्त कणिका या रक्त कोशिका, ब्लड कॉर्प्यूसल्स सेल्स। 1. लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी। आकार में छोटी वृत्ताकार केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में स्थित हीमोग्लोबिन इस घटक के कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन रक्त में घुल जाता है। रक्त के प्रति घन मिलीमीटर में 50 से 60 लाख आरबीसी होते हैं। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और वे लगभग 100 से 127 दिन तक जीवित रहते हैं। 2. श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत पेशी, WBC।
आकार में बड़ी केंद्रक युक्त रक्तहीन कोशिकाएं हैं। रक्त के प्रति घन मिलीमीटर में 5,000 से 10,000 श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के 5 प्रकार हैं: बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। श्वेत कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कार्य: श्वेत कणिकाएं हमारे शरीर में सैनिक का काम करती हैं। शरीर में कहीं पर भी रोग जंतुओं का प्रवेश होने पर श्वेत कणिकाएं उन पर हमला करती हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों से सुरक्षा करती हैं। 3. रक्त पट्टिका, प्लेटलेट्स। ये बहुत ही छोटी और तश्तरी के आकार वाली होती हैं। रक्त के 1 घन मिलीमीटर में लगभग 2.5 लाख से 4 लाख होती हैं। कार्य: ये रक्त जमने की क्रिया में भाग लेती हैं। रक्त के कार्य: 1. गैसों का परिवहन। फेफड़ों में स्थित ऑक्सीजन रक्त द्वारा शरीर के सभी भागों की कोशिकाओं तक प्रवाहित किया जाता है। उसी प्रकार ऊतकों के फेफड़ों में CO2 लाया जाता है। 2. पोषक तत्वों का परिवहन, कोशिकाओं को भोजन पहुंचाना। आहार नाल के भित्ति में से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसायुक्त अम्ल, जिनका पाचन हो चुका है, ऐसे सरल पोषक तत्व रक्त में लिए जाते हैं और वे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं। 3. वर्ज्य पदार्थों का परिवहन। यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन आदि नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ ऊतकों से रक्त में इकट्ठा किए जाते हैं। बाद में ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित करने के लिए रक्त द्वारा वृक्कों की ओर ले जाते हैं। 4. शरीर रक्षण। रक्त में प्रतिरक्षी का निर्माण होने से सूक्ष्म जीवों और अन्य हानिकारक कणों से शरीर का संरक्षण करते हैं। 5. प्रकीर्णव तथा संप्रेरकों का परिवहन। प्रकीर्णवों तथा संप्रेरकों का उनके स्त्रवण वाले स्थान से उनकी अभिक्रिया वाले स्थान तक प्रवाहित करने का कार्य रक्त द्वारा होता है। 6. ताप नियमन। वाहिनियों के उचित विस्फारण यानी डायलेशन एवं संकुचन के कारण शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। 7. शरीर में सोडियम, पोटेशियम जैसे लवणों का संतुलन बनाए रखना। 8. चोट लगने से रक्त प्रवाह होने पर वहां रक्त का थक्का लगाकर जख्म को बंद करना। ये कार्य प्लेटलेट और रक्त द्रव में स्थित फाइब्रिनोजेन नामक प्रथिन करते हैं। मानवीय रक्त समूह, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। रक्त के प्रतिजन और प्रतिरक्षी इन 2 प्रथिनों के आधार पर रक्त के अलग अलग समूह किए गए हैं। मनुष्य के रक्त के ए, बी, AB तथा O ऐसे 4 प्रमुख समूह होकर RH यानी रिसिस पॉजिटिव और RH नेगेटिव ऐसे इन प्रत्येक समूह के 2 प्रकार मिलाकर कुल 8 रक्त समूह होते हैं। ARH सकारात्मक व ARH नकारात्मक। रक्तदान। कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होने पर जख्मों द्वारा रक्त स्रावित होकर शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। शल्य क्रिया के समय भी कई बार रोगी को रक्त देना पड़ता है। उसी प्रकार एनीमिया, थैलेसीमिया, कैंसर से ग्रसित लोगों को बाहर से रक्त की आपूर्ति की जाती है। शरीर में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है। इसे रक्त आधान कहते हैं। रक्त समूह आनुवंशिक होते हैं और वे अपने शरीर में माता और पिता से प्राप्त होने वाले जनुकों पर आधारित होते हैं। रक्तदान करते समय दाता और ग्राहक के रक्त समूह मेल खाते हों तभी रोगी को रक्त दिया जाता है। रक्तदान में रक्त समूह न जुड़ने पर रोगी के लिए घातक हो सकता है। इससे रोगी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना होती है। आज का रक्तदाता कल का ग्राहक हो सकता है। किसी भी स्वार्थ के बिना किया गया रक्तदान ये जीवन दान है। दुर्घटना, रक्तस्राव, प्रसवकाल और शल्य क्रिया जैसी परिस्थिति में रोगी को रक्त की आवश्यकता होती है। निरोगी व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान का उपयोग जरूरतमंद रोगियों का जीवन बचाने के लिए किया जाता है। इसलिए रक्तदान ये सर्वश्रेष्ठ दान है। रक्त आधान के लिए रक्त की आपूर्ति कहाँ से होती है? रक्त बैंक। रक्त बैंकों में विशिष्ट पद्धति से निरोगी व्यक्ति के शरीर से रक्त निकालकर रखा जाता है और फिर जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है।
एकत्रित किया हुआ रक्त तुरंत आवश्यकता न हो तो कुछ दिनों तक प्रशीतक में संग्रहित करके रखा जाता है। रक्तदाता, जो व्यक्ति रक्त देता है उसे रक्तदाता कहते हैं। रक्त ग्राहक, जिस व्यक्ति को रक्त दिया जाता है उसे रक्त ग्राहक कहते हैं। ओ समूह का रक्त अन्य सभी समूह वाले रक्त को दिया जाता है, तो AB समूह के रक्त वाले व्यक्ति सभी से रक्त ले सकते हैं। इसलिए ओ रक्त समूह को सार्वभौम दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, तो AB इस रक्त समूह को सार्वभौम ग्राहक यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। जानकारी प्राप्त करो। तुम्हारे परिसर के किसी रक्त बैंक में जाकर रक्तदान के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करो। इसे सदैव ध्यान में रखो। प्रतिदिन हमारे शरीर में लगातार नया रक्त बनते रहता है। रक्तदान के लिए एक समय में एक व्यक्ति से 350 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है, जो हमारा शरीर 24 घंटों में ही लिए गए रक्त के प्रवाही भाग की आपूर्ति कर लेता है। जिन स्त्रियों में स्तनपान चल रहा हो या जो अभी गर्भावस्था में हो, वे स्त्रियां रक्तदान नहीं कर सकती। रक्तदान करते समय या करने के बाद कोई भी परेशानी नहीं होती। 18 वर्ष से अधिक आयु वाला निरोगी व्यक्ति वर्ष में 3 से 4 बार रक्तदान कर सकता है। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। हृदय के संकुचन और शिथिलन की सहायता से धमनियों से रक्त को निरंतर प्रवाहित रखा जाता है। संकुचन के कारण धमनियों की भित्ति पर रक्त का दाब पड़ता है, उसे रक्तदाब कहते हैं। शरीर के सभी भागों में रक्त पहुंचने हेतु उचित रक्तदाब आवश्यक होता है। हृदय के संकुचन के समय उत्पन्न दाब को प्रकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक दाब कहते हैं और शिथिलन के समय उत्पन्न दाब को अनुशिथिलन दाब यानी डायस्टोलिक दाब कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब 120 और 80 मिलीमीटर से लेकर 139 और 89 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर नाम का यंत्र का उपयोग करते हैं। उच्च रक्तदाब। उच्च रक्तदाब ये मनुष्य के शरीर के साधारण रक्तदाब की अपेक्षा अधिक वाला दाब है। जिस व्यक्ति में उच्च रक्तदाब हो, उसकी धमनियों में अनावश्यक तनाव निर्माण होता है। उच्च रक्तदाब में हृदय को आवश्यकता से अधिक कार्य करना पड़ता है। इसमें अनुशिथिलन दाब और प्रकुंचन दाब दोनों ही बढ़ जाते हैं। प्रकार: साधारण रक्तदाब, सिस्टोलिक दाब 90 से 119 मिलीमीटर, डायस्टोलिक दाब 60 से 79 मिलीमीटर। प्रकार: पूर्व उच्च रक्तदाब, सिस्टोलिक दाब 120 से 139 मिलीमीटर, डायस्टोलिक दाब 80 से 89 मिलीमीटर। प्रकार: उच्च रक्तदाब अवस्था 1 140 से 159 मिलीमीटर, डायस्टोलिक दाब 90 से 99 मिलीमीटर। प्रकार: उच्च रक्तदाब अवस्था 2 160 मिलीमीटर से ज्यादा, डायस्टोलिक दाब 100 मिलीमीटर से ज्यादा। ए, बी और ओ इन रक्त समूहों की खोज ईस्वी सन 1900 में डॉक्टर कार्ल लैंडस्टेनर ने की। इसके लिए उन्हें 1930 साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया। AB रक्त समूह की खोज डिकास्टेलो और स्टर्ली ने 1902 में की। क्या तुम जानते हो? रक्त विज्ञान यानी हेमेटोलॉजी। रक्त बनाने वाले अंग और रक्त में उत्पन्न रोग, इनका अध्ययन करने वाली चिकित्सकीय विज्ञान की शाखा। रक्त के सभी रोगों का निदान एवं उपचार करने, रक्त से संबंधित अनुसंधान भी इस शाखा में किया जा सकता है। जानकारी प्राप्त करो। तुम्हारे नजदीक के किसी अस्पताल में जाओ, रक्तदाब मापने की यंत्र के सहायता से BP कैसे मापा जाता है, इस विषय की जानकारी प्राप्त करो।